हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी स्टडी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने ये एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसका चैप्टर 1 जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा हम सभी को पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में। ठीक है, एज अ ट्रेडर्स। ठीक है, और उन्होंने राइट ऑफ ट्रेडिंग किसके अंदर ली थी? क्वीन एलिजाबेथ वन से। ठीक है, और टिल 1765 यानी कि 1600 से लेकर 1765 तक कंपनी सिर्फ एज अ ट्रेडर काम कर रही थी। ठीक है, उसका सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शन था और कोई फंक्शन नहीं था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। ठीक है, और यहाँ से उनका टेरिटोरियल पावर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका डिटेल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला एक्ट हम क्या क्या देखेंगे जो कि कंपनी ही रूल कर रही है। ठीक है, कंपनी रूल कर रही है इंडिया में। ठीक है, तो पहला क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1830, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये किसने रूल किया? ये कंपनी ने रूल किया। ठीक है, अब 1858 में सिपोई म्यूटिनी हो जाती है। ठीक है, तो जिसके वजह से अब कंपनी को हटा दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है और क्राउन डायरेक्ट रूल करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कंपनी को अब रेगुलेट करेगी। ठीक है, ठीक है, पहला जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईआईसी। ठीक है, ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया अफेयर्स ऑफ ईआईसी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का। ठीक है, और इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट डाला गया। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। ठीक है, और उसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है, और इसमें गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, इसमें जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, यानी वो उनके सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और इसी एक्ट में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था एट फोर्ट विलियम यानी एट कोलकाता पे। ठीक है, और सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे पता है आप लोग को? सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और इनके साथ 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस बनाया गया था। ठीक है, तो चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट हमारे सर एलिजा इम्पे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? जो भी ऑफिसर्स थे कंपनी के उनको प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब लेने से मना कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। ठीक है, तो हमें इस एक्ट में क्या क्या याद करना है, मतलब इस एक्ट में नहीं, मतलब आगे का जितना भी एक्ट है उसमें क्या क्या याद करना है कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं जो कि मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए और उसके ईयर याद होने चाहिए। ठीक है, और उस टाइम पे कौन से गवर्नर या गवर्नर जनरल बंगाल या फिर जो भी थे कौन कौन थे वो भी याद करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? जो डिफेक्ट्स थे 1773 में उसको हटाने के लिए। ठीक है, मतलब जो उसमें उन्होंने नहीं किया था वो अब 1784 के एक्ट में डालने वाले थे।
ठीक है, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसमें जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था कंपनी का, उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जो कॉमर्शियल फंक्शन था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो कौन था, वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से थे। ठीक है, तो कॉमर्शियल फंक्शन किसके द्वारा मैनेज करने जाने लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, और पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, और फिर जो हम लोग ने काउंसिल बनाई थी गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, उसमें मेंबर 4 की जगह 3 कर दिए गए। ठीक है, और इसमें क्या होता, प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, इसमें जितने भी इंडियन अफेयर्स थे उसको डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट में ला दिया गया है। ठीक है, और वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करने लगी। ठीक है, और इस एक्ट में क्या हुआ था, पहले जो था उसे कंपनीज टेरिटरीज बोला जाता था इन इंडिया। ठीक है, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। ठीक है, और इसमें गवर्नर काउंसिल वर इस्टेब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, और इसमें गवर्नर्स का जो काउंसिल था वो मद्रास और बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब ट्रेड को ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का बना दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी था वो कंपनी ही देखने वाली थी। ठीक है, लेकिन बाकी जो अफेयर्स थे ट्रेड से रिलेटेड वो सब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ हुआ था, परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, इसमें ये भी ग्रांट किया गया था कि जो भी पर्सन अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, और इसमें एक और प्रोविजन था जो मैंने नहीं लिखा, कि इसमें कंपनी जो है वो 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर देगी फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, ये 3 पॉइंट था। फर्स्ट क्या था, एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज एंड गिव 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन करने का। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स था। तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जरूर आता है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसमें क्या था, जो भी लेजिस्लेटिव पावर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको हटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस आर लॉस्ट। ठीक है, वॉज लॉस्ट। ठीक है, और द एक्ट इंटर द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एज अ कॉमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, और इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को, कॉमर्शियल बॉडी को पूरा एबॉलिश कर दिया, और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रहने दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, अब ये लास्ट सीरीज है जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो कंपनी के थ्रू रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इसके बाद जो आएगा 1857 में, पहले वो सिपोही म्यूटिनी हो जाएगा, उसके बाद से जो एक्ट आएगा उसमें डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा। ठीक है, तो देखते हैं 1853 के एक्ट में क्या क्या था। तो इसमें क्या था, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। ठीक है, इसमें जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन था गवर्नर जनरल काउंसिल का, उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, एक बात बताना मैं भूल गई कि 1833 में ट्राई किया गया था ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का, बस उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन 1853 में इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें
कितने मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 6। ठीक है, 4 कहाँ से थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, जो कि गवर्नर अपॉइंट करते थे, और 2 नॉमिनेट करते थे गवर्नर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1864। ठीक है, 1864 में फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के हिसाब से। ठीक है, और इसमें एक और काम किया गया कि इसमें जो कंपनी रूल का कितने टाइम तक कंपनी यहाँ इंडिया में रूल करेगी, उसको कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, मतलब बताया नहीं गया कि 10 साल और करेगी, 15 साल और करेगी। ठीक है, ये डिफाइन नहीं किया गया इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया हमारा क्राउन रूल। ठीक है, 1857 में सिपोही म्यूटिनी हो चुका है। उसके बाद क्राउन ने डिसाइड किया कि अब वो रूल करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फीचर है? इसमें तो सबसे पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर को देखते थे। ठीक है, और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका पोस्ट चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और हमारे फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एबॉलिश कर दिया गया। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस फॉर्म किया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट से होगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जो सेक्रेटरी होगा वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का होगा। ठीक है, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया। ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कहाँ का मेंबर होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। ठीक है, वो वहीं रहेगा, लेकिन वहीं रहेगा ब्रिटिश, वो यूके में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, जो कि उसको असिस्ट करने वाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, जब 1857 में सिपोही म्यूटिनी हुई थी तब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि हमें अगर यहाँ पे रूल करना है तो इंडियंस की भी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट लाया। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया गया कि जो वॉइसरॉय था, ठीक है, वो नॉन ऑफिशियल को भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड कर सकता था। ठीक है, तो जिसमें वॉइसरॉय ने 3 इंडियंस को एंट्री दे दी थी। ठीक है, कौन कौन से थे वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड, जो कि 1833 के एक्ट से जो भी लेजिस्लेटिव पावर थे बॉम्बे और मद्रास के, उसको हटा दिया गया था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, 1861 में। ठीक है, और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि 3 मेंबर्स की एंट्री हुई। ठीक है, किसकी? राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। ठीक है, और इसमें वाइसरॉय को पावर मिल गया कि वो रूल और ऑर्डर बना सके। ठीक है, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है, और इस टाइम पे वाइसरॉय को एक और वो मिल गया कि वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस को ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, वो एमरजेंसी के दौरान इशू और ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। ठीक है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सपोर्ट नहीं चाहिए और वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो कहा गया इस एक्ट में। ठीक है, क्योंकि उसके 1858 के बाद डायरेक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। तो इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको एंट्री करने का जो सीट था वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी में थे वो ऑफिशियल थे। ऑफिशियल यानी ब्रिटिशर्स। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल्स मतलब इंडियंस। ठीक है, तो इसमें इंडियंस को एंट्री तो दे दी गई और सीट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मेजोरिटी में थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ?
increase the function of the legislative council and gave them power of discussing budget and addressing the question to the executive. ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर मिल गया कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते. ठीक है, वोट भी नहीं कर सकते और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ठीक है, कौन सा है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. ठीक है, मोर्ले कौन थे? एसओएस थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, और मिंटो कौन थे उस टाइम पे? वॉइस रॉय थे. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ चलिए देखते हैं. इसमें डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड अ पॉपुलर एलिमेंट. ठीक है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया काउंसिल में. ठीक है, इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को का नाम चेंज करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया गया. ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उसको इंक्रीज कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया. ठीक है, 16 to 60. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था कि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया. ठीक है, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया. ठीक है, इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि उस जहाँ पे भी मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू. ठीक है, और इसमें क्या हो गया, और इसमें जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे फर्स्ट टाइम इंडियंस को अलाउड कर दिया गया. और ठीक है, उसमें पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ठीक है, ये प्रसन्ना हो गया, इसको चेंज कर दिए, प्रसाद कर दीजिएगा. ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज द लॉ मेंबर. ठीक है, एज द लॉ मेंबर इनकी एंट्री हुई थी. ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, इसको मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है. ठीक है, मोंटेगू कौन थे उस टाइम पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और क्लेम्सफोर्ड कौन थे? वॉइस रॉय थे. ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ था? इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, डायरकी क्या था? जिसमें जो सब्जेक्ट्स था उसको डिवाइड कर दिया गया था. ठीक है, उसको एक को रिजर्व सब्जेक्ट्स में रख दिया गया था, एक को ट्रांसफर में. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें उसको कौन देखेगा? उसको गवर्नर देखेगा विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो भी गवर्नर बनाएगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, और वो मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के. ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है. ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द डायरकी सिस्टम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व. ठीक है, रिजर्व में गवर्नर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, और इसमें ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया भी सेटअप किया गया था लंदन में. ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस सेटअप किया गया था लंदन में. ठीक है, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और बढ़ा दिया गया. किसके किसके लिए? सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए. ठीक है, और इसमें प्रोविज़न था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने का. ठीक है, इसे प्रोविज़न दिया गया पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, तो हमने कौन सा भी एक्ट देखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ था कि मतलब 1919 के 10 साल बाद एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखेगी. ठीक है, उसका रिपोर्ट बना के तैयार करेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट कब आना चाहिए था? 1919 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही आया था, तो 10 साल बाद कमिटी सेटअप करना था. ठीक है, 1929 में. लेकिन 1927 में ही जो कमीशन था उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था. ठीक है, और उसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन. ठीक है, ये रिपोर्ट बनाने वाले थे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को, कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है। लेकिन इसको 1929 में बना था, लेकिन 1927 में ही ये बना देते हैं, ठीक है। और वो लोग पहुंचते हैं 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है? 1928। लेकिन इसका बहुत अपोजिशन हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ही थे तो वो तो हमेशा क्राउन का ही साइड लेते, बोलते कि हमारा एक्ट अच्छा है, ठीक है। उसमें इंडियन तो कोई था ही नहीं, तो कैसे पता चलता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वो तो अपने हिसाब से सोचते कि हम कैसे रूल करें, है ना। तो इसीलिए इसका बहुत विरोध हो रहा था, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद भी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, ठीक है। और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया कि जो डायरकी है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहिए प्रोविंसेस में, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस, ठीक है। और लेकिन इसका वो बॉयकॉट कर दिया गया था बाय इंडियंस, ठीक है, क्योंकि सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, है ना। और 2 साल पहले ही कमीशन को बैठा दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, ठीक है। तो ये क्या था? लॉन्गेस्ट एक्ट था पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया गया, ठीक है। तो इसमें 6 लेजिस्लेचर बनाए गए, ठीक है। तो कौन कौन सा है? बंगाल में बनाए गए, बॉम्बे में, मद्रास, असम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। और जो फ्रेंचाइज है वो 10% ऑफ द पीपल को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और किसके किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, लेबर्स के लिए एंड विमेन के लिए, ठीक है। और इसमें 3 लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 एंड कंकरेंट लिस्ट में 36, ठीक है। इसमें डायरकी एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और इसमें एक प्रोविजन था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोविजन था, ठीक है। और इसमें बाकी जो भी पावर जो सब्जेक्ट से मेंशन नहीं थे वो सारे पावर गवर्नर जनरल के पास थे, ठीक है। और इसमें क्या हो, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। इसमें डायरकी स्टेट्स में तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर में लगा दिया गया, ठीक है। डायरकी इस्टेब्लिश कर दिया गया, इसीलिए वहाँ पे 3 लिस्ट है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और इसमें फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की बात भी कही गई। इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया कौन था? जो SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करता था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इसको एटली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? सर क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ ये देखते हैं। इसमें क्या हुआ? प्रोविजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया को पार्टीशन करने का प्रोविजन था, ठीक है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया, इंडिया बिकेम ए सॉवरेन स्टेट, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा पावर दे दिया गया कि वो अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज का अपॉइंट करता था ब्रिटिशर्स, उसको हटा दिया गया, ठीक है। और इसमें प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए कि वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। ये फीचर्स है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ठीक है, हमने आज सारा एक्ट पढ़ लिया, जो भी इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे हमने वो सब पढ़ लिए हैं। और इसका फीचर्स और ये क्या है इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है। आपको पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो वीडियो कल या परसों अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।